वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इकोनॉमी के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आरओ के एग्जाम के लिए भी और साथ में यूपीपीसीए 2025 के लिए भी। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए। आगे से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और साथ में ये पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट आप समझोगे ना वो आपको काफी फायदा करेगा दोनों एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में सीरीज का कोर्स स्टार्ट हो गया, आरओ का भी यूपीपीसीएस का भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो इसमें बात क्या हो रही है, इसमें ग्रीन बॉन्ड को लेके बात हो रही है, जो आपका हरित बॉन्ड होता है। तो बोले जा रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझो ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। ग्रीन बॉन्ड समझने से पहले बॉन्ड समझ लो। अब आप कहोगे क्या जेम्स बॉन्ड की बात हो रही है? नहीं, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है बॉन्ड की। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो हमारी सरकार को कोई कहीं पे डेवलपमेंट का काम करना है, मान लो कहीं डैम बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए भैया सरकार को चाहिए पैसा। अब पैसा सरकार लोन लेती है, कभी कभी क्या है सरकार जो है आपका बॉन्ड भी इशू करती है और जो हमारी भोली जनता है ना ये बॉन्ड को खरीदती है। मान लो ये बॉन्ड आपका हुआ 1 लाख रुपए का, सपोज करो, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए का है। तो इसने भैया कि इस इंसान ने, एक्स इंसान ने 1 लाख रुपए खरीदा बॉन्ड और ये 1 लाख रुपए आपका सरकार के पास चला गया, ठीक है। तो इसको क्या फायदा हुआ, जब ये 1 साल हो जाएगा ना सरकार इसको 1 लाख रुपए तो वापस करेगी जब जब ये मांगेगा, और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देगी। तो ये होता है आपका बॉन्ड, इसमें दोनों का फायदा होता है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड, ऐसा पैसा जो सरकार लेती है जो आपका पर्यावरण को बचाने के लिए जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं ना उस उन पे लगाया जाता है। जैसे आपका कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना है, कहीं सोलर पैनल लगाने हैं, तो ये जो आपके प्रोजेक्ट है ना जो क्लाइमेट को लेके, जो हमारी जलवायु को, जो हमारे पर्यावरण को लेके होते हैं, उनको हम लोग ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली बार आपका जो फंड था 2007 में इशू हुआ था यूरोपियन निवेश कोष, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड ने, और ये फाइनेंशियल मार्केट का एक नया इनोवेशन है, नवाचार है। और डी वाला बोला जा रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न है, ठीक है, आपका स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक निवेश है, तो ये गलत है। और पूछा ये जा रहा था ना कौन सा गलत, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, इसमें बात हो रही है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस, आपका निगम जो कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की सहायक है, सब्सिडियरी है। देखो ये काम क्या करता है, आपने मान लो किसी बैंक में पैसा जमा किया है। अब मान लो कभी बैंक जो है आपने रखा कितना हुआ है, 1 लाख रुपए रखा हुआ है बैंक में, और बैंक जो है दिवालिया हो गया, तो क्या 1 लाख रुपया आपका डूब जाएगा? नहीं, उसमें आपकी इंश्योरेंस होती है। आरबीआई जो है 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस जो है वो करता है, और वो कौन करता है इसमें, यही डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 5 लाख तक का बीमा होता है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके 10 लाख रुपए रखे हो बैंक में तो फिर 10 लाख नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 5 ही लाख, क्योंकि 5 लाख का ही इंश्योरेंस है। फिर आगे देखो, इसमें अलग अलग बैंक जो है उनके बारे में बात है, करेक्ट कोड बताना है हमें। तो जो आपका इंडियन बैंक है ये आपका सार्वजनिक एक पब्लिक बैंक है, ठीक है। फिर आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है ये प्राइवेट है, सिटी बैंक ये फॉरेन बैंक है, और जो सरस्वत बैंक है ये आपका कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो इंडियन बैंक सार्वजनिक हो गया, आईसीआईसीआई आपका कौन सा हो गया, निजी हो गया, ठीक है, प्राइवेट, सिटी बैंक विदेशी हो गया, और सरस्वत बैंक आपका सहकारी। डी वाला जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो, आरबीआई भैया जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था जो महंगाई होती है उसमें क्या क्या चीजें, किस चीजों से कंट्रोल करता है, तो उसमें बैंक रेट को भी आपका यूज करता है, बैंक दर जो उसमें वृद्धि करता है। जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको भी यूज करता है, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात। फिर आपका जो एसएलआर होता है, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, इसमें भी इंक्रीज करता है। तीनों सही है। जो डी वाला है ना, फोर्थ वाला है ना, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3, तो बी वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पिछली वीडियो में समझाया था इन्फ्लेशन क्या होता है, देख लेना। फिर ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपका स्टेटमेंट वही एजर्शन रीजन के बारे में बात हो रही है। अब इसमें आपका बात है करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात हो रही है, चालू खाता घाटे के बारे में। अब देखो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, जब कोई देश जो है ज्यादा इंपोर्ट करता है, आयात ज्यादा करता है, ठीक है, मान लो जैसे हमारा भारत जो है बहुत सारी चीजें, आपको पता है तेल वगैरह जो है काफी इंपोर्ट करता है ये गल्फ कंट्री से, ठीक है।
लेकिन जो एक्सपोर्ट है मतलब हम आयात जो है इंपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है ना हमारा बहुत कम है। तो जब ऐसी चीज होती है ना तो उसको करेंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है, तब करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, चालू खाता घाटा। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। मतलब देखो, जब इंपोर्ट करोगे तभी तो बाहर पैसा पेमेंट करनी रहेगी, और जब एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट तो आप बाहर देशों में करोगे तो पेमेंट आपके पास में आती है। आपने कहीं पे एक्सपोर्ट करा मोबाइल फोन तो पेमेंट आपको मिलेगी ना। तो होता क्या है ना, जब पेमेंट आपकी, जो आपको पैसा देना है इंपोर्ट का, वो ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। बिल्कुल सही है। जब हमको जो पैसा बाहर वाले लोगों को देना है वो ज्यादा हो जाएगा जितना हमें लेना है, ठीक है। बाहर को पैसा कब देना होगा, जब बाहर से कोई सामान मंगाओगे, उसी को इंपोर्ट बोलते हैं। और आर वाला क्या बोला जा रहा है, ये तब होता है चालू खाता घाटा जब आपका अधिक निर्यात करता है देश। तो ये गलत है। जब अधिक आयात होता है ना, इंपोर्ट, आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है, तब उसे करेंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, सी वाला। और इसके काफी नुकसान भी है। अगर ये आपका डेफिसिट घाटे में रहता है ना, तो फिर हमारा जो रुपया है वो भी कमजोर होने लगता है, फिर डॉलर मजबूत होता है। आगे देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है, मतलब जो एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसे फार्मर को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो है ब्लू बॉक्स असिस्टेंट, नीला बॉक्स सहायिका। देखो एमएसपी क्या होता है, अपना किसान जो है जो फसल उगाते हैं उनको, अब मान लो जैसे होता क्या है ना कि उन्होंने 100 रुपए लगा के उगाई, और वो सोच रहे थे किसान की 150 रुपए में फसल बिक जाएगी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट का रेट इतना डाउन हो गया कि 50 रुपए में बिक रही है। अब ये तो आपका किसान का नुकसान, फिर वो सुसाइड करने लगता है। तो यहाँ पे सरकार क्या करती, बोलती है कि हम जो है आपको 130 रुपए तो कम से कम देंगे इसे एमएसपी, चाहे भले ही मार्केट में प्राइस आपका 50 चला जाए चाहे 0 चला जाए, हम 130 रुपए में आपसे क्या है खरीद लेंगे। और आपको अगर इससे ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है मार्केट में, 200 मिल रहा है, 150 मिल रहा है, 250 मिल रहा है, तो उसको बेच दो। तो किसान भी इसमें सुखी रहता है। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है लाभ मात्रा अनुपात, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है तो इतना काम का नहीं है। बोले चले कैसे इंप्रूव होता है, अगर बिक्री कीमत में वृद्धि कर दी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तो उसमें तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ये इतना काम का क्वेश्चन नहीं है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है, गरीबी का। तो देखो, अगर आपको भैया, अगर कहीं पे कोई गरीब है तो आपको क्या दिखेगा ज्यादातर, वो एक तो पहली चीज जो है पढ़ा लिखा नहीं होगा, इलिटरेसी लेवल जो है ज्यादा होगी, तो बी वाला सही है बिल्कुल। जो निरक्षरता स्तर है ना वो देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य जो है उसकी कमी रहेगी, ठीक है, स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं सकता, मतलब हॉस्पिटलों तक। फिर रोजगार में भी कमी होगी। और आपका ऐसा कहीं है कि अगर किसी के पास साधन नहीं है, मतलब कोई बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो उसको हम गरीब की कैटेगरी में काउंट करेंगे, तो वो नहीं होता है। गरीबी में डेफिनेशन में क्या होता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान, हॉस्पिटल तक पहुंच सके, मतलब वहां अपना इलाज करा सके, पहुंचने का मतलब है वहां उसके पास पैसा हो या सरकारी हॉस्पिटल में हो, और एम्प्लॉयमेंट उसके पास कोई नौकरी हो। तो ए वाला जो है ना ये गलत है, जो नहीं है सूचक सही। फिर आगे देखो, जो परिवहन है, संचार, वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये कौन से सेक्टर में आता है, ये जो आपका तृतीय गतिविधि होती है, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी क्या होता है, प्राथमिक, जहां पे खेती बाड़ी होती है, आपका जो नेचुरल रिसोर्स है, आपका प्राकृतिक संसाधन है, उससे जो इस्तेमाल किया जाता है। आपका सेकेंडरी होता है जहां पे इंडस्ट्री लगती है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, समझे। और टर्शरी जब उसको आगे लोग बेचने जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन, सब आपका टर्शरी में आता है। इम्पोर्ट टैक्स भैया क्या करता है, अगर देखो होता क्या है ना, दुनिया भर के देश क्या करते हैं, अब जैसे मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट जो है चाइना से आ रहा है, ठीक है, चाइना से आना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, दिवाली की लाइट, हम क्या करते हैं उस पर टैक्स ज्यादा लगा देते हैं। और वो टैक्स होता है इम्पोर्ट टैक्स। टैक्स लगा दोगे तो 100 रुपए की चीज अगर होगी, टैक्स बहुत 50% लगा दिया, 150 रुपए की बिकेगी, महंगी हो जाएगी और देश में कोई खरीदेगा नहीं उसको। तो इम्पोर्ट टैक्स क्या करता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है, फिर अपने आप व्यापार जो है कम होने लगेगा, इम्पोर्ट कम होने लगेगा। इंडियन रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट, मतलब चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो 1994। मतलब क्या होता है, आप अगर बाहर जा रहे हो घूमने तो अपने रुपया को क्या कन्वर्ट करा सकते हो किसी और करेंसी में, डॉलर में, रियाल में, या दूसरी करेंसी को रुपया में करा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। जीएसटी क्या, जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये भोली जनता जो है ये टैक्स आपका किसको आप देते हो, ये आप देते हो किसी दुकानदार को, ठीक है, किसी शॉपकीपर को दे रहे हो, और वो शॉपकीपर जो है आगे आपको टैक्स जो है सरकार को देता है, समझे।
मान लो चिप्स का पैकेट खरीदा, उसमें भी टैक्स दे रहे हो, ठीक है, वो 10 रुपए में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आपका शॉपकीपर दुकानदार को दिया, वो आगे फिर सरकार को देता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर जनता से सीधा सरकार लेगी टैक्स तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। फिर आगे आइए, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार एडवाइजर कौन होता है? आपका मॉनेटरी पॉलिसीज में फाइनेंशियल, तो ये आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, नेट एक्सपोर्ट भैया कितना कर रहा है, तो यह होता है निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है नेट एक्सपोर्ट। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स, उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो ये आपका मापता है कितना जो हमारे जो अलग अलग हम वस्तु बना रहे हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसमें कितना उसकी जो कीमत और औसत परिवर्तन है, ए वाला जो है करेक्ट आंसर। ये बस ध्यान रखना है, एवरेज चेंज क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी हम लोग रखते हैं इस वीडियो में, बाकी सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिए, इस चैनल को फॉलो करिए, काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स को कॉल कर सकते हो। और देखो, अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो डेली पढ़ना पड़ेगा भाई, डेली पढ़ाई के अलावा कोई और रास्ता है नहीं जिससे सिलेक्शन हो। 8 घंटा कम से कम आर ओ के लिए पढ़ना जो है आप लोग कर दो स्टार्ट। तो कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।